तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन है उसके लिए हमें थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना होगा। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक एन्युलर डिस्क है। एन्युलर डिस्क मतलब एक डिस्क जिसमें कि बीच से सर्कुलर एक कटा हुआ हिस्सा है, यहाँ पर छेद है आप कह सकते हैं। तो ये एन्युलर डिस्क है और कहा गया है इस सवाल में कि इस एन्युलर डिस्क का जो मास है दैट मास इज कैपिटल M एंड आउटर रेडियस इसका जो है, इसका आउटर रेडियस इसका जो है ये है 4r, ये आउटर रेडियस इसका 4r, और इसका जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस इज 3r, और यहाँ से इसके ठीक सेंटर से इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली अगर आगे बढ़ा जाए तो कुछ डिस्टेंस दूर एक दूसरा मास है जो कि है यूनिट मास। फिलहाल के लिए हम इस यूनिट मास को हम m मास मान के चलेंगे, बाद में m को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। यूनिट मास मतलब इसका न्यूमेरिक वैल्यू 1 होगा, सो उसे बाद में हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। हाँ, और ये जो मास है ये कहा गया है कि ये इस सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी गिवन है। अगर इन डिस्टेंसेस को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ये सारे डिस्टेंसेस गिवन है। सो जैसे कि मैं बात कर रहा था, ये 4r आउटर रेडियस, इनर रेडियस थ्राइस ऑफ r, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो 4r। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ऐसा हो तो फिर इस मास को जो कि इसके एक्सिस में है, इस मास को इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर ले जाने के लिए कितना काम करना होगा। तो पहले तो आपको देखना होगा, काम करना होगा, फील करना होगा काम क्यों करना होगा, बिकॉज देयर इज अ मास, देयर इज अनदर मास, इनके बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, आपको उसे खींच के ले जाना होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, दैट मीन आपको काम करना होगा। अगर वहाँ से आप छोड़ दें तो ये मास अट्रैक्शन के कारण ये काफ़ी स्पीड से यहाँ गुजरेगा इस जगह से, या फिर इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, इसके पास पहुँचेगा काफ़ी स्पीड से। दैट मीन आपको यहाँ से खींच के ले जाना होगा इन्फिनिटी तक, मतलब आपको काम करना होगा, सिस्टम को आप काम देंगे, वर्क देंगे, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कितना एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो भाई वो उसका कैलकुलेशन हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से आसानी से कर सकते हैं। तो इस सवाल का तो फिलहाल कोई काम नहीं, इसे मैं नेक्स्ट पेज में भेज देता हूँ। ओके, सो अब सिनेरियो ऐसा है, मैं एक आपको सिनेरियो दे रहा हूँ। सपोज देयर इज़ अ मास, एक पॉइंट मास, उसके साथ फिलहाल रिलेशन है नहीं, m मास है इसका, और यहाँ पर एक दूसरा स्मॉल लेटर m मास है। अगर ऐसा हुआ और इनके बीच अगर डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल इनके बीच का डिस्टेंस अगर r होता है तो फिर हम कहते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशन से हमें पता चला है, अलग तरह के कैलकुलेशन से हमें पता है कि इसका या फिर कहें सिस्टम का जो एनर्जी होता है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू दोनों मासेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये, और साथ ही साथ यहाँ पर हम एक नेगेटिव साइन अपेंड करते हैं, बिकॉज इसके पीछे रीज़न ये है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर अगर कोई बॉडी रहता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कंसिडर किया जाता है। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल रीज़न बिहाइंड दैट, तो फिलहाल उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। तो इन्फिनिटी पे ज़ीरो कंसिडर किया जाता है अगर यही मास इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर होता और मास तो वही होता, तो फिर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर किया जाता वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होता। तो चूंकि ये बॉडी यहाँ ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी में है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में है, ये यहाँ तक पहुँचेगा तो कुछ एनर्जी लूज़ करेगा ना, कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसके और इसके बीच अट्रैक्शन होगा। सो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। दैट मीन हम कह सकते हैं काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप करेगा यहाँ पर। दैट इज़ वाई नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव होगा, ये ज़ीरो होगा तो उससे कम नेगेटिव। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का है।
हमें क्या करना है, हमें यहाँ से अगर बॉडी को इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर ले जाना है तो ऑब्वियसली हम कितना काम करेंगे। एक सिस्टम में -5 अगर एनर्जी है, उसे 0 एनर्जी तक ले जाना है तो हम यहाँ से यहाँ तक 5 एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इन द सेम वे जो वर्क डन होगा, जो एनर्जी इसे प्रोवाइड करना होगा, इससे 0 तक पहुँचने के लिए वो एनर्जी इतना होगा। आप नेगेटिव साइन हटा दें सिर्फ। तो इस लॉजिक से अब हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ पाएंगे कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन है वो उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि हमने जो फिगर ड्रॉ किया था अभी, ये जो फिगर है यहाँ पर ये दोनों पॉइंट मासेस होता है, या फिर एक स्फेरिकल बॉडी, इसके सेंटर में हम इसके मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है यहाँ पर ऐसा सिचुएशन नहीं है। आप यहाँ सिंपली नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉडी है और इस बॉडी के एग्जिस्टेंस के कारण इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी Gm/4r, ऐसा नहीं होगा। इसे हमें कैलकुलेट करना होगा। ये कोई स्फेरिकल बॉडी है नहीं, तो इसे हमें कैलकुलेट करना होगा। या पॉइंट मास की तरह भी हम इसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं, भले इसे हम कर सकते हैं, इसे नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना होगा। क्या करना होगा, हम एक पतला सा रिंग जैसा हिस्सा मान सकते हैं। यहाँ पर रिंग जैसा हिस्सा अर्थात हम कुछ एक रिंग यहाँ पर मान सकते हैं, कुछ ऐसा बहुत पतला। इसका विड्थ जो होगा ये इनफाइनाइटेसिमल विड्थ होगा। अगर ऐसा होता है, और पहले ही कहा गया कि रिंग भी बहुत पतला है, तो आप ये पाएंगे कि इस रिंग के हर हिस्से से, चाहे रिंग के आप इस हिस्से को देखें, इस हिस्से को देखें, या फिर आप इस हिस्से को देखें, हर हिस्से से ये जो पॉइंट मास है इक्वल डिस्टेंस दूर होगा। यानी अगर मैं इस रिंग को, जो रिंग जैसा हिस्सा हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, अगर इसे भी छोटे छोटे हिस्सों में हम बांट देते हैं, इसे भी हम ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, पॉइंट मास की तरह हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, इसे भी पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और यहाँ भी पॉइंट मास की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आप पाएंगे कि इससे इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट मास और इस पॉइंट मास के बीच का डिस्टेंस जो है वो जितना होगा, इस पॉइंट मास के और इस पॉइंट मास के बीच का डिस्टेंस भी वही होगा। सारे पॉइंट मासेस जो इस रिंग में एग्जिस्ट करेगा, तो सब का डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से सेम होगा। यानी कि इस पूरे रिंग के कारण इस मास के कारण, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण, सिस्टम के कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो हम कह सकते हैं जितने भी पॉइंट मासेस हैं उनके कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है, सबका समेशन। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रिंग है, रिंग का जो मास है, हम ये मान सकते हैं रिंग में जो मास है, वो रिंग का मास इतना डिस्टेंस दूर सिचुएटेड है, और हम उसे पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज इस रिंग के हर हिस्से से ये जो मास है इक्वल डिस्टेंस दूर है। तो हम मान सकते हैं कि पूरा का पूरा रिंग का मास यहाँ पर सिचुएटेड है। अगर एक सर्टेन डिस्टेंस दूर है, ये डिस्टेंस दूर है, इतना डिस्टेंस दूर है, देन दैट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी द सेम। अगर रिंग का मास है, लेट्स से रिंग जो है, रिंग का मास है D_M, अगर रिंग का मास है, तो हम यहाँ इजीली मान सकते हैं कि एक पॉइंट मास है DM, और यहाँ पर ये जो मास है M, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज दिस वन, लेट अस से दैट डिस्टेंस इज L, ये वाला डिस्टेंस, और इनके बीच L डिस्टेंस है। तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस रिंग और इस मास के कारण भी, एग्जिस्टेंस के कारण, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले इस रिंग का पता करना होगा मास। कितना मास है रिंग का, तभी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। फिर ऐसे जितने भी रिंग्स होंगे, पतले पतले जितने भी रिंग्स मिलके ये एनुलर डिस्क बनता है, उन सब के कारण बना हुआ जो पोटेंशियल एनर्जी है, उन सबको हम कर देंगे समेशन, सम कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी इंटीग्रेट कर देंगे। ओके फाइन। सो यहाँ से सबसे पहला काम हमारा है कि ये जो रिंग है, इस रिंग का मास कितना होगा। इसके लिए हमें चाहिए होगा कि सरफेस मास डेंसिटी कितना है, क्योंकि इसका हम सरफेस एरिया पता कर सकते हैं। इस रिंग का बड़े आसानी से सरफेस एरिया पता कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए एक डेटा चाहिए होगा, वो डेटा मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर।
उसके लिए जो डेटा चाहिए होगा, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा कि ये रिंग सर्कुलर होगा जिसका सेंटर में ये होगा, ये इस रिंग का रेडियस कितना है। तो लेट अस से इस रिंग का रेडियस जो है ये रेडियस है x, और इस रिंग का थिकनेस कितना है, इस रिंग का जो विड्थ है, इस रिंग का जो विड्थ है दैट विड्थ लेट अस से दैट विड्थ इज, थोड़ा कलर चेंज कर दो, दैट विड्थ इज dx। तो हम बड़े आसानी से इस रिंग का सरफेस एरिया पता कर सकते हैं। यानी अगर हमें सरफेस मास डेंसिटी पता हो तो फिर हम इसका मास पता कर सकते हैं, उससे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस रिंग का और इसका पता कर सकते हैं, और देन इंटीग्रेट करके सारे रिंग्स के लिए जो इफेक्ट होगा इंटीग्रेट करके हम टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, हमें सबसे पहले तो सरफेस मास डेंसिटी पता करना होगा। हम मान लेते हैं सरफेस मास डेंसिटी, लेट अस से सरफेस मास डेंसिटी इज सिग्मा, ठीक है। हम इस सिग्मा को कैलकुलेट भी करके रखना होगा हमें, क्योंकि इसका वैल्यू हमें चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर सिग्मा का वैल्यू हमें पता करना है तो सिग्मा इज इक्वल टू द मास डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया वही होगा, अगर मैं एक डिस्क ऐसा मानूं जिसका कि रेडियस 4r है, उसका जो सरफेस एरिया होगा माइनस एक डिस्क जिसका रेडियस 3r है, उसका जो एरिया होगा उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि ये है नहीं ये वाला सेक्शन। तो हम जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ ए डिस्क विद रेडियस 4r ये होना चाहिए पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, सो पाई इंटू 4r स्क्वायर्ड, तो पाई r स्क्वायर्ड और 4 का स्क्वायर 16, ये तो वो वाला डिस्क हो गया जिसका रेडियस 4r है, माइनस एक डिस्क का एरिया जिसका रेडियस 3r है, दैट मीन 9 पाई r स्क्वायर्ड, तो ये हो गया इसका एरिया। एंड एनुलर डिस्क का एरिया, सो ये कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 16 से 9 गया तो 7 हो गया, 7 हो गया 7 पाई r स्क्वायर्ड। ओके ठीक है, ये तो हमें सरफेस मास डेंसिटी मिला। यहाँ पर मैं इस सिंबल के साथ ही चलूँगा, उस वैल्यू को बार बार पुट नहीं करूँगा, ज़रूरत पड़े तो कर दूँगा जहाँ ज़रूरत पड़े, और नहीं भी करे तो अंतिम लाइन पे जाके इसके जगह पे हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिंग और इस मास के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर देखा जाता है तो मैं इसे du कहूँगा फिलहाल। u से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन दोनों के कारण एक छोटा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू g इंटू इसका मास डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो g इंटू कैपिटल M शुड बी दिस वन, मतलब जो पहला इस डिस्क का मास जो है, डिस्क का मास जो है दिस वन, सो m, ओके डिस्क का मास नहीं है, सॉरी ये तो डेंसिटी है। सो अगर मैं डिस्क का मास देखता हूं तो डिस्क का मास लेट अस से दैट इज dm, डिस्क का मास हो गया dm, तो मैं यहाँ लिखूंगा dm, उसके साथ m, इसका मास डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये है l। यानी यहाँ पर हमें इस dm को कैलकुलेट करना होगा। dm को कैलकुलेट कैसे करें, हम कह सकते हैं रिंग का जो एरिया है, रिंग का जो सरफेस एरिया है मल्टीप्लाइड विथ सरफेस मास डेंसिटी। रिंग का सरफेस एरिया होगा कितना, ये रिंग इसका रेडियस देखें ये है x, दैट मीन इसका सरकमफरेंस होगा 2 पाई x, उसके साथ इसका थिकनेस dx मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमें मिल गया डिस्क का सरफेस एरिया, और उसके साथ सरफेस मास डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा मास। सो दिस इज द मास ऑफ दिस रिंग। फाइन, अब अगर हम देखते हैं पाई 7 r स्क्वायर, ठीक है, उसे बाद में ही पुट करना सुविधाजनक होगा। तो अब L का भी कैलकुलेशन चाहिए होगा हमें। अब L देखें यहाँ से पाइथागोरियन थ्योरम से, इस राइट ट्राइंगल से, ये तो राइट ट्राइंगल बना, इस राइट ट्राइंगल से हम कह सकते हैं दैट वुड बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक x, यही x है ना, यहाँ से यहाँ तक x और ये 4r, सो ये बन जाएगा अंडर रूट 4r का स्क्वायर
16r² और ये x का स्क्वायर, पाइथागोरियन। ठीक है, ये तो डिस्टेंस हो गया, L हो गया। दैट मीन दिस इज इक्वल टू G इंटू 2 पाई x dx सिग्मा, 2 पाई सिग्मा x dx, और उसके साथ ये m मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइडेड बाय L के जगह पे है 16r² प्लस x²। ओके, इसे थोड़ा सा मैं सजा के लिख दूं। चलिए, मैं जब टोटल इंटीग्रेशन करेंगे, अब u पता करेंगे, दैट मीन टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे एनुलर डिस्क के कारण। तो ऐसे रिंग्स जितने हैं सबके इफेक्ट को ऐड करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, दैट मीन इंटीग्रेशन ऑफ du। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, फाइन। तो यहाँ पर मैं जो कॉन्स्टेंट्स है दैट मीन इंडिपेंडेंट ऑफ x है उसे मैं बाहर रख लेता हूँ। 2 है, g है और पाई है, और ये भी डिपेंड नहीं करेगा x पे, और m भी डिपेंड नहीं करेगा x पे, और हमारे पास रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड अंडर रूट 16r² प्लस x²। लिमिट क्या होना चाहिए? पहला रिंग आपको यहाँ पर मिलेगा, अंतिम रिंग यहाँ पर मिलेगा, दैट मीन लोअर लिमिट इज थ्राइस ऑफ r एंड अपर लिमिट इज 4r, 3r से लेके 4r। ठीक, इसे हमें कैलकुलेट करना होगा, दिस थिंग। इस पार्ट को हम लोग अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x² है और यहाँ पर x इंडिपेंडेंट टर्म है। दैट मीन अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं अगर t या z कुछ मान लेता हूँ, इंटरमीडिएट टर्म मान लेता हूँ, तो फिर ये अल्टीमेटली x² जो है 2x dx बनेगा। x dx हमें यहाँ पर मिल रहा है, और हाँ, फिर ये कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब कंप्यूट कर सकते हैं हम। लेट इसे भी सब्सटीट्यूट करना होगा, इसीलिए 16r² प्लस x² इज इक्वल टू हम लोग t मान लेते हैं, लेट से। तो यहाँ से जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो एक 2 उधर था ना, यहाँ पर हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था, इस 2 को उधार ही ले लें यहाँ पर, इस 2 को, चलिए इस 2 को अंदर भेज देते हैं, इस 2 को हमने उधार ही ले लिया, तो 2 का झंझट भी कटेगा। तो यहाँ पर वो 2 जो है, सो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो ये तो dt हो गया, एंड हमें यहाँ से मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर अंडर रूट t, ये तो अंडर रूट t हो गया। लिमिट को t के रेस्पेक्ट में ले आए, ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, बाद में इसे x से सब्सटीट्यूट करके फिर लिमिट यही रहने दे सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। चलिए, अगर मैं t के रेस्पेक्ट में ले आता हूँ लिमिट्स को, तो लोअर लिमिट 3r है, x के जगह 3r, दैट मीन 9r²। सो फॉर लोअर लिमिट हम कह सकते हैं 16r² प्लस इसका जो लोअर लिमिट है, दैट लोअर लिमिट इज 9r², वही t होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 16 और 9 25r²। ठीक है, ओके। सो 25r² एंड अपर लिमिट, फॉर अपर लिमिट इज 4r, तो x के जगह 4r पुट करें तो आपको मिलेगा 16r² प्लस 16r² इज इक्वल टू 32r²। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 32r²। इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, t टू द नेगेटिव हाफ dt, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ t को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करते समय पावर में एक जोड़ देना होगा और डिवाइड भी करना होगा उसी नंबर से,
दैट मीन अल्टीमेटली ये बना t टू द पावर हाफ, एक जोड़ने से हाफ हो गया, t टू द पावर हाफ एंड डिवाइडेड बाय हाफ, तो वही 2 यहाँ पर चला जाएगा। ओके, मुझे इसे ये सिंबल हटाना चाहिए था। ओके, अब यहाँ पर आप देखें लिमिट्स, लोअर लिमिट 25r² एंड अपर लिमिट 32r²। जब इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं यहाँ पर, अपर लिमिट को जब हम पुट करते हैं, सो 32r² यानी कि 32r² यहाँ पर उसका अंडर रूट हो जाएगा। सो 2 इंटू t में 32r², तो r² r बन गया, 32 बन गया 2√4, 4 4 16, 16 दूनी 32, हाँ 4√2, सो 4√2, ओके 4√2 एंड r, और माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे, 25r² का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5r2, तो 10r, फाइन। तो इसे मैं कह सकता हूँ 8√2r माइनस 10r। ओके, तो ये वैल्यू हमें मिला 8√2r माइनस 10r, या फिर 8√2 माइनस 10 इंटू r। कॉमन भी ले लेते हैं यहाँ से, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 2, तो 4√2 एंड 5 हो जाएगा ये। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे ले जाता हूँ मैं फर्स्ट पेज में। सो दिस वैल्यू इज़ हियर रेफरेंस के लिए। यहाँ पर मैं अच्छा du पोटेंशियल एनर्जी ना, हाँ ठीक है। एक्चुअली अगर मैं इस नेगेटिव साइन को हटा दूँ तो ये कह रहा है कि मुझे काम कितना करना पड़ेगा, मुझे यहाँ काम कितना करना पड़ेगा। पहले ही हम लोग बात कर लिया, ऐसा क्यों है। सो ये वर्क डन डायरेक्टली निकल रहा है, वर्क डन हमें जितना करना होगा सिस्टम को देना होगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। दैट मीन हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू g पाई, सिग्मा का वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। सिग्मा का वैल्यू है m डिवाइडेड बाय 7 पाई r²। ओके, सिग्मा भी हो गया, m भी लिख लेते हैं यहाँ पर। m का वैल्यू तो 1 है, चलिए उसको हटा सकते हैं हम लोग, या रहने दें अभी, चलिए रहने देते हैं। और फिर आता है ये वाला टर्म, ये वाला टर्म आता है। इसके लिए मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ और 4√2 r को भी बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, -5 और r को बाहर निकाल दें। तो यहाँ से जब कैंसलेशन होगा तो हम ये पाएंगे कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अब पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और अंततः हमारे पास बचा हुआ रहेगा 2gm। इसका वैल्यू 1 है तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, या चलिए लिख ही देता हूँ, आपको पता है दिस इज़ 1 डिवाइडेड बाय 7r, और यहाँ पर 4√2 माइनस 5। सो इसे तो मैच करके देख लिया जाए, 2gm ओवर 7r 4√2 माइनस 5, तो ये हो गया सही ऑप्शन फॉर m बीइंग 1, स्मॉल लेटर m बीइंग 1। तो IITJEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फॉर द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन, उसका प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, और पिन्ड कमेंट में भी बहुत सारे रिलेटेड प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, जल्द मिलेंगे।